हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप केबीएस, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा का पेपर किस लेवल का हो सकता है या फिर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसके हम एक सैंपल पेपर को लेकर यहाँ पर हाजिर हैं। ध्यान में रखना है कि हमने क्वेश्चन पेपर नहीं कहा है, सैंपल पेपर है और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन है कि क्या उसमें एनसीईआरटी की जो किताबें लगी हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे या फिर वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ रहे हैं वहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को यानी सैंपल पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी एलडीसीई का एग्जाम देकर आए हैं उनका ये मानना है कि कुछ सवाल एनसीईआरटी की बुक से भी हैं, कुछ सवाल सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास से भी हैं। हालांकि उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले प्रश्न पूछा गया है, फिर प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों के बाद 4 विकल्प और दिए गए हैं। उन्हीं विकल्पों के आधार पर तो उनको हमें सही जवाब उसमें देना है उन विकल्पों के आधार पर। तो इस तरीके से अगर आप नेट इत्यादि की परीक्षा दिए होंगे तो और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमने सोचा कि आप सभी को एक सैंपल पेपर के माध्यम से थोड़ा सा सतर्क किया जाए कि आखिरकार अगर एनसीईआरटी की किताब से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे टेक्स्ट से लगभग मान लीजिए 20% सवाल हो सकता है। इसके बाद जितना भी सवाल बचता है कुछ व्याकरण से हो जाएगा, कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास से हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हिंदी विषय की अगर बात करें तो। ठीक है, तो उसमें 100 प्रश्नों में तमाम पॉइंट्स हैं जहाँ से सवाल उठ सकते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए केवल एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ कर गए और सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास से सवाल पूछ लिया गया तो वहां पर आपको दिक्कत होने लगेगी। इसलिए इस सैंपल पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करके जाना है, क्योंकि हमें रणनीतिक हिसाब से दोनों तरीके से तैयारी कर कर जाना है, जिससे कि हमें जाकर परीक्षा हॉल में कोई दिक्कत ना हो और किसी तनाव में ना आए। तो आज मैं इस सैंपल पेपर के माध्यम से कुछ सवालों पर आप सभी से बातचीत करूंगा। हालांकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, इस बार आपको दोहरा यहाँ पर मेहनत करना है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि चीज़ों को बताना है, आपको सतर्क करना है, वहां पर मैं बात करूंगा। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पीयूष प्रवाह नाम की पुस्तक तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो ये सैंपल पेपर है। यहाँ पर आप अपनी बुक का नाम ध्यान में रख सकते हैं, आरओ भाग 1, आरओ भाग 2, वितान वितान भाग 1 2, क्षितिज, ठीक है, या कृतिका, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपकी किताबों को उल्लेखित करते हुए पूछा जाएगा कि उसमें संकलित फला अध्याय है या चैप्टर है, उसमें किस विषय पर बातचीत की गई है। यानी कि जब आप किताब को पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी की लगी हुई है, तो उसको पूरा पढ़ कर जाना है। ये नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ लिए और फिर आप एग्जाम में चले जाए। हाँ, शॉर्ट नोट्स को आप देख सकते हैं, एक आपके दिमाग में मोटा मोटी रूप बन सकता है, लेकिन देखिए सवाल इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो पीयूष प्रवाह को देखकर भड़के ना, वो परेशान भी ना हो कि ये कहाँ से आप बताने लगे। ये सैंपल के रूप में है कि यहाँ पर किसी भी पुस्तक का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसी बीच आपने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा और आपके सहूलियत के लिए मैं जो सही जवाब होगा उस पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सीधे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया गया कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये सवाल देखिए, आप नहीं इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक से आया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास से आया हुआ है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर परीक्षा में सफलता हासिल करना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, आप अपने दिमाग में इसको पढ़ते रहिए, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड दूंगा यहाँ पर, आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए पुस्तक का नाम इंडिकेट कर दिया गया, फला पुस्तक। इस पुस्तक को देखकर आपको ये नहीं है कि मतलब हमें तो ये पढ़ना नहीं है, मैं पहले से ही मैंने बता दिया कि सैंपल के तौर पर है। मान लीजिए इस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आपके जो भी सिलेबस में कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं यहाँ पर भी हैं, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे और जो भी सवाल है उसका जो सही जवाब है यहाँ पर पहला ऑप्शन है।
ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, पढ़िए। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फला पुस्तक से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है। जबकि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें ये बात कही गई है, लेकिन अब यहाँ पर एक चैप्टर को इंडिकेट कर दिया गया है। तो क्या आप ये मानकर चलेंगे कि सरयू में ही उल्लिखित ये है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी विद्यार्थी पढ़ा होगा वो भी इसको कर लेगा, और जो सरयू पढ़ा होगा वो भी कर लेगा? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फिर एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, जो भी विद्यार्थी सीरियसली देख रहे होंगे वो मेरी बातों से एकदम सहमत होंगे और मेरी बातों पर ध्यान दे रहे होंगे। इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। और मैं उन विद्यार्थियों से क्षमा चाहूंगा जो जल्दीबाजी में होंगे, जिनको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर उनको कुछ फालतू में चीज़ों को बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, न मैंने आपसे कोई फीस लिया है, न आपके समय को मैंने प्रतिबंधित किया कि इतने ही समय में देखना है। मेरा जो उद्देश्य है कि आपको सही दिशा दी जाए, आपको सही चीज़ें बताई जाए। इसी बीच आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इसके बाद आप देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है, टॉपिक दे दिया गया है, चैप्टर का नाम और पुस्तक का नाम बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, पुस्तक और पूछा गया शब्द का अर्थ पूछ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप अपने जो पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं उनके शब्दों के अर्थों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्वालिन का अर्थ है वसुधा। हो सकता है कुछ यहाँ से भी आपको मदद मिल जाए। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वहां पर भी पुस्तक का नाम दिया गया। इसके बाद पूछा गया सुमेलित वाला प्रश्न पूछ लिया गया है कि सुमेलित नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप देखे होंगे तो मिठाई वाला लगा हुआ है, आपके सिलेबस में भी मिठाई वाला लगा है। ठीक है, तो अब कुछ रचनाओं का नाम दे दिया गया है और उनकी विषय वस्तु को भी दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिन भी किताबों को आप पढ़िए उनकी रचनाओं की विषय वस्तुओं को जरूर ध्यान में रखिए। इसीलिए जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था उसमें विशेष इसका ध्यान दिया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है जहां पर भक्ति आंदोलन को लेकर बात की गई है और फिर इंडिकेट किया गया है एक पुस्तक को। ठीक है, और फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को आप जल्दी से अपने दिमाग में रीड कर लीजिए। आप धीरे धीरे रीड कर लिए होंगे जल्दी से। अगर आपको रीड करने में दिक्कत हो रही है तो पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब ये है, ताकि आप लोग घबराए ना कि इसका जवाब क्या होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लीजिए बिना स्किप किए हुए, फिर मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जिससे कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक नई पुस्तक का नाम दे दिया गया। ठीक है, और उसके आधार पर चैप्टर से पूछा जा रहा है कि इसमें जो भी है संबंधित चीज। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिए होंगे तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक पुस्तक पर ही आधारित है, जिसमें कि राम कुमार वर्मा से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया है। और सवाल को आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे, पढ़ते जाइए और चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा है। वो जो विद्यार्थी जो कि नेत्र से दिव्यांग होंगे उनके लिए भी मैं आज क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आखिरकार केबीएस में किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इन्हीं चीजों को आपको देखना है। पता चला कि आप वन लाइनर किताबें और अन्य कोचिंग्स या फिर चैनल्स पे खूब बड़ी बड़ी बातों को देख रहे होंगे, बाद में पता चला कि क्वेश्चन तो इस टाइप का आने लगा। तो इस चीज को आप देख लीजिए, थोड़ा सा आज समय देंगे, अगर आधा घंटा 35 मिनट देंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आए। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, और जो सही आंसर है उस पर टिक कर दे रहा हूँ। और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नई पुस्तक का नाम दे दिया और उस पुस्तक में संकलित रसखान की एक कविता पंक्ति दे दी और उसके आधार पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा सही है क्या, या फिर इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दूसरा है। आप लोग पढ़ लीजिए, जो लंबा क्वेश्चन होगा वहां पर मैं थोड़ा सा समय दे सकता हूँ। अब देखिए अगला बहुत ही छोटा सवाल है और ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, दुष्यंत कुमार लगे हुए हैं। ठीक है, और उनका गजल संग्रह भी लगा हुआ है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपने पढ़ लिया होगा और आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और क्वेश्चंस की प्रकृति को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अभी आपके पास जो भी 10-15 दिन का समय है, अगर परीक्षा नहीं टलती है तो, क्योंकि कई जगह इसका प्रचार प्रसार चल रहा है कि परीक्षा टलने वाली है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर
आप ये मानकर चलिए कि कल ही आपका एग्जाम है, तब सफलता मिलेगी और इस बार नौकरी लेकर रहना है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर 2। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं चीज़ों को बीच-बीच में बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रज्ञा प्रवाह नामक दे दिया गया और एक कहानी का नाम दे दिया गया हार की जीत, और इसमें जो भी है उसके बारे में बताकर फिर पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछा जा रहा है कि क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया 4। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आंसर इसलिए देख लीजिए ताकि जब पीडीएफ आपको मिले तो आंसर वहां पर आप टिक कर लीजिए प्रिंट आउट करके, फिर इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आ गया। ठीक है, निराला भाई संस्मरण के आधार पर सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा। तो इसी तरीके से सवाल बनेंगे, सवाल कठिन भी रहेंगे और हल्के भी हो सकते हैं। अब जैसे बड़े घर की बेटी कहानी आप पढ़े होंगे, तो इस सवाल को जल्दी से आप बता देंगे। जो कोटेशन है आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसका कोटेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सही जवाब है वो मैं बता दूंगा। ये जो कथन है ये है बेनी माधव सिंह का। उनका कहना है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो चारों पात्रों का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें कथन किसका है, बेनी माधव सिंह का है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो देखिए ये भी बहुत छोटा प्रश्न है। अगर प्रश्न का उत्तर आएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो ये प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस से ही लगा हुआ है और यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है देशभक्त। अगला जो प्रश्न है ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, यानी केवीएस टीजीटी पीजीटी की बात करें तो क्षितिज भाग 2 में जहां तक मुझे अनुमान है कि आयोग घोष बड़ो व्यापारी वाला लगा हुआ है, या फिर किसी में लगा है जिसमें कि या पीजीटी या टीजीटी में है ये। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुस्तक का ही नाम चेंज होगा और यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया घोष शब्द का क्या अर्थ है। अब घोष शब्द का क्या अर्थ है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। मैं इसलिए ऑप्शन सही लगा दे रहा हूँ ताकि आप घबराए ना कि भाई केवल पढ़ते ही जाऊंगा, आंसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए फिर पुस्तक का नाम दिया और द्रुत झरो नामक कविता है और उसमें कवि के भावार्थ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो पहला है। तो जल्दी जल्दी आप पढ़िए, ये मानकर चलिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर आपको मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और बताया गया कि ये इस पुस्तक से संकलित हैं और इसमें सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो कवि पंक्ति है शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये किसके लिए, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पत्नी के लिए। इसी तरीके से फिर अपरा से ही रिलेटेड लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछा गया कि किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण किया गया है। खासतौर से जब माधवी वर्मा को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। माधवी वर्मा को भी केवीएस टीजीटी पीजीटी में लगाया गया है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन 2, निक्की, रोजी और रानी। तो इस टाइप से देखते रहिए। अपरा में यही संकलित कहानी है नशा। इसी तरीके से पुस्तकों का नाम देते हुए फिर सवाल पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत आप आलस कर रहे होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में इस तरीके से अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि इस तरीके से सवाल आएंगे, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 22वां का मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे पीडीएफ आप लोगों को देना है। तो आंसर देखते रहिए, फिर वहां लगा लीजिएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आलोक नामक पुस्तक से आ गया और इसमें स्वतंत्र उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर चीजों को पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन प्रश्न और ऑप्शन जल्दी जल्दी अपने दिमाग में आप देख लीजिए, फिर इसके बाद इसका सही जवाब जो होगा मैं उसको टिक कर दूंगा। इतना तो आप ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद जो प्रश्न है, और जहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार जो चीजें मुझे मिलेंगी वहां पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा भी। ठीक है, अगला भी जो प्रश्न है वो आलोक नामक पुस्तक से लिया गया है और घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बाद में इसको देख रहे होंगे कि मैं तो केवीएस एनसीईआरटी पढ़ा और इसमें आलोक कहीं है ही नहीं, आप फर्जी पढ़ा रहे हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ ये सैंपल पेपर है, इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया, प्रश्न को देख लिया। इसके बाद इसका जो सही जवाब है वो डी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुमेलित वाले प्रश्न आ गए हैं। तो अब इसके लिए आपको बिना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हुए इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरीके से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो इसका आप तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर हो गया ऑप्शन चौथा, बाकी सारे क्या है, सुमेलित है। तो ये प्रश्न जो है आपके केवीएस वाले में भी काम में आ सकता है।
इसके बाद जो नीचे का प्रश्न है आप देख रहे हैं, ये भी क्या हिंदी साहित्य का इतिहास से ही लिया गया है, और इस प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से ही है, और इसका जो सही जवाब हो गया वो दूसरा ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, फिर इसके बाद आंसर तो आपने देख ही लिया। अगला जो प्रश्न है वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी सवाल पूछा गया है आप देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे, और इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, जो टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान, चेष्टा बको ध्यान इस क्वेश्चन के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन तीसरा। अब बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया सुमेलित वाला, और अक्सर ये प्रश्न इस तरीके से आता रहता है, तो आप लोग भी अलर्ट रहिए कि इस तरीके के सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे, जब आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे सुमेलित करेंगे, तो इसका जो है वो चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते रहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एक नजर जरूर सरसरी तौर पर इसको देखिए। अब इसमें से पूछा गया कथन दिए गए हैं और सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही नहीं है वो हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न बहुत ही छोटा सा है, केवल आप देखेंगे तुरंत आंसर की तरफ लपक कर दौड़ पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि लाल साकृत्य ने किसको माना है, तो आप तुरंत इसको टाइम ही नहीं लेंगे, तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, फिर आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़िए। ठीक है, फिर इसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। गलत कथन हमें बताना है। चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें जो गलत कथन है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथ की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, क्या गलत है, और बाकी जितने भी चीजें हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं कि कालखंड के अनुसार उनकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आधार पर भी सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस परीक्षा में भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन ध्यान में रख कर जाना है। ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी की किताब आप पढ़े और उसमें से, क्योंकि 100 में आपको लगभग मेरे हिसाब से एक एक्सपर्टीज के तौर पर मैं बोलूं तो 20 से 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप स्नातक स्तर में, स्नातकोत्तर स्तर में जो भी कुछ आप पढ़े होंगे, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब कह दिया जाए तो पूरी चीजें उसमें आ जाएंगी। बातों ही बातों में आपने क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ लिया होगा और उसका सही जवाब भी आप दे दिए होंगे कि कौन असंगत है। यहाँ पर बोल दिया गया कि देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास बोलता है कि देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न बिहारी के संदर्भ में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि बिहारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो चारों ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तुरंत वहां पर आपको सही जवाब इसका आ जाएगा कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन चौथा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भूषण के ग्रंथ के बारे में पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो चारों ऑप्शन आपके दिमाग में आ गया होगा और तुरंत आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अब पूछा गया कि लक्षण ग्रंथ नहीं है। अब देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, अब इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि मिक्सअप रहेंगे, दोनों तरीके के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर हो गया ये आप। फिर इसके बाद देखिए ये आ गया बहुत ही फेमस, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अब किसको कहा गया है, अभी मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, तुरंत बता देंगे आप लोग, बता भी दिए। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आ गया है सुमेलित से संबंधित है कि सुमेलित नहीं है। अब आप तुरंत इसको पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं, इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब बड़े क्वेश्चन जो है वहां पर थोड़ा सा मैं आपको वक्त भी दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्रति पॉजिटिव नजरिया रखते हुए किसी बिना पूर्वग्रह के आप अपने लिए पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा अपना समय और अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसका सम्मान जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 तक जरूर मेरे साथ अभी तक होंगे और आखिर तक रहेंगे, और वही आखिर में सफल भी होंगे। जिन लोगों को जल्दीबाजी होगी, और जल्दीबाजी को कई बार एक्सीडेंट भी कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। आपने 40वां नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही संबंधित है
और असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आपके दिमाग में इसका आंसर भी आने लगा होगा कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग से संबंधित आ गया। तो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग से। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपने पहला ऑप्शन पढ़ लिया, फिर दूसरा ऑप्शन भी अपने अपने दिमाग में रख लिया, और बीच में द्विवेदी युग को भी रखा है कि क्या खास विशेषता रही, और तीसरा ऑप्शन भी देख लिया। इसके बाद चौथा ऑप्शन भी आपने देख लिया। अब इस निर्णय पर आप गए कि इसका सही जवाब कौन सा हो सकता है। सही जवाब हो गया यहाँ पर पहला ही है। बहुत सारे विद्यार्थी चारों नहीं पढ़े होंगे, जैसे ही वो देखे होंगे कि तो गलत लिख दिया है यहाँ पर, तो बाकी हो गया। और देखने में क्वेश्चन बहुत ही पहाड़ सा लग रहा है, इसी टाइप से आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त से सवाल आ गया। तो मैथिली शरण गुप्त आपके वैसे भी टेक्स्ट में भी हैं और यहाँ भी हैं, इसलिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि निर्णय कर पाना मुश्किल है कि कौन एनसीईआरटी से सवाल उठाया गया है और कौन हिंदी साहित्य का इतिहास से उठाया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। ठीक है, कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर हो गया इसका कि जो प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न बहुत छोटा सा है, हरिऔध की कौन सी कृति उपन्यास है, यहाँ पर पूछ लिया गया। और अब आप ऑप्शन भी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ गया कि ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और पूछा गया कौन सा कथन गलत है। तो चारों ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में खुद तुरंत आ जाएगा। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर आज माथापच्ची करना पड़ेगा और ये मानकर चलना पड़ेगा कि हम दोनों मिलकर इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं, और जो सही जवाब रहेगा उस पर मैं केवल टिक कर दूंगा, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से ही हुआ। यहाँ पर क्या ये कथन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सही नहीं कथन हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप अपने दिमाग में धीरे धीरे लाना शुरू कर दिए होंगे। अष्टी छाप से संबंधित है और भ्रमर गीत से संबंधित। 2 ऑप्शन भ्रमर गीत, 2 ऑप्शन अष्टी छाप से। तो इसमें जो सही नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है जायसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ गया और पद्मावत से रिलेटेड है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि कौन सही नहीं है। ये आपको ज्यादा जोर देना है कि कौन सा सही नहीं है। अब इसको देखना शुरू कर दिए होंगे और तुरंत आप पकड़ लेंगे। आपका दिमाग इतना जरूर प्रैक्टिस कर लिया होगा कि जो भी कथन सही नहीं है उनको तुरंत दौड़ा कर पकड़ लेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, क्यों नहीं सही है, बोला गया परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में किया, जबकि बार बार यही बताया जाता है कि तुलसी और जायसी की अवधि में क्या अंतर है। आपके सारे टीचर भी बताए होंगे, अगर जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां भी, और किताबों में भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है आलवार संतोष से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ गया कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसको जब आप देख रहे होंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, तो खुद इसका आपके मन में जवाब आ जाएगा। तो आपने लगभग पढ़ लिया होगा। सही जवाब हो गया पहला। ठीक है, अलवारों की संख्या 8 नहीं मानी जाती, बल्कि कितनी हो गई है, 12। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये गलत हो गया। यही है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन देख के कई बार घबराहट सी होने लगती है कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। कई बार विद्यार्थियों के सामने ये समस्याएं आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को आप देख रहे हैं कि पुष्टि मार्ग जहाज से सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सूरदास लगे हुए हैं। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो वो कहीं न कहीं जरूर आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर इसका सही जवाब आपने बता दिया, तुरंत बता दिया, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न है कबीर की परिचय से संबंधित। अब इसको भी आपने पढ़ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरे अनुसार लगातार पढ़ रहे होंगे, आप बोरियत महसूस नहीं कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये भी स्टाइल, ये भी प्रयोग अच्छा है। अगला प्रश्न हो गया 51। 51वां क्या हो गया, पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। अब 4 रचनाएं दे दी गई हैं और उसमें से हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। और बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में सही आ रहा है कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो सुमेलित नहीं है।
बाकी और क्या है, सुमेलित है। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे बात करें, जो कि 52वां नंबर पे है और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा वक्त मैं दूंगा, पढ़िए इसको। सगुण निर्गुण उपासना से संबंधित है, और पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो इन चारों ऑप्शंस को जब आप पढ़ रहे होंगे तो कौन सी बात ऐसी है जो कि सगुण निर्गुण उपासना विषय कथन के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो है पहला ही। ठीक है, कि सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग गुरु महिमा स्मरण के साथ तीर्थाटन को भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, जबकि निर्गुण तो ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सगुण निर्गुण में ये सारी चीजें क्या है, समान टाइप की हैं, ये थोड़ा सा अंतर है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से ही रिलेटेड है। आपने इसको पढ़ लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में ये बात कही है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, देव के बारे में बात की गई, महाकवि देव की सभी रचनाएं कौन सी हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। देव भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, केबीएस टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं देव, मैंने शायद क्षितिज भाग 2 में इनको देखा। ठीक है, अभी इस पर मैंने बात नहीं किया है, लेकिन करूंगा अभी। तो मुझे लगा कि अभी क्वेश्चन पेपर, इस सैंपल पेपर को जरूर आप ध्यान में रखिए, इसी टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, और ये काफी आपके लिए आज का जो क्लास है अन्य क्लासों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देव की रचनाओं को आपने बातों ही बातों में पढ़ लिया होगा कौन सा सही है। ठीक है, कई बच्चे हैं जो काकचेष्टक को ध्यानम के दृष्टिकोण से मेरी बातों पर अमल कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। यहाँ पर देखिए सवाल पूछ लिया गया, एक रचना का नाम दे दिया गया और रचयिता का नाम, और जैसे ही आपने देखा तुरंत सही जवाब बता दिया, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 56 है, आप देख रहे हैं सूफी काव्य से संबंधित है, और कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब चारों ऑप्शन आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे लगभग इसको पढ़ लिए होंगे। सूफी काव्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 56, जो कि बड़ा भी है इसलिए मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, सही जवाब है पहला। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका होगा, इस शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही आपने सुना होगा ये गोरखनाथ के बारे में किसने कहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत क्या रामचंद्र शुक्ल आ गया, नहीं। यहाँ पर जो सही जवाब इसका है वो किसने कहा, जी बिल्कुल ऑप्शन तीसरा। कई बच्चों ने पकड़ लिया इसको, ये तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। अब सुमेलित करना है तो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं आपके दिमाग में। अब इतनी तैयारी करते करते तो हो ही गया होगा कि जैसे ही रचनाओं को देख रहे होंगे तुरंत बस अति उत्साह में हमें गलत नहीं करना है, और बिल्कुल आप लोगों को जितना भी मैं अलर्ट करता रहा उतना ही अलर्ट रहते रहे आप लोग। सही जवाब हो गया इसका, आप लोगों ने बिल्कुल मिला लिया, सही जवाब है दूसरा। ठीक है, मैं इस बार क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं, एक नए प्रयोग के तहत आप लोगों के सामने हाजिर हूं कि आप लोग भी इसको पढ़िए। चलिए, अगला है सुमेलित वाला ही है, उसी टाइप से आ गया, और एक तरफ रचनाकार और रचनाओं का नाम दिया गया है, और आपने बहुत तेजी से इसको पढ़ना शुरू कर दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, सही जवाब तक भी पहुंच गए। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। एक बार और आप क्लियर हो जाइए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी सुमेलित पर आधारित है, क्योंकि इस बार जब मैं देख रहा था, कुछ पुराने लोगों से बातचीत किया जो कि केबीएस में ऑलरेडी टीचर हैं, तो उन्होंने बताया कि रचनाकारों और रचनाओं पर आधारित भी सवाल पूछे गए, प्रकाशन वर्ष पर भी आधारित सवाल पूछे गए। अच्छा, उन लोगों से पूछने पर यह होता है कि कई सालों से वो लोग एनसीईआरटी की किताब को ही पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी वाला ही ज्यादा याद रहता है, और बाकी क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि उन लोगों के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से कठिन पड़ता होगा। ठीक है, यहाँ पर बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका बता दिया है, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि कथन सही नहीं है पर आधारित है, और इसमें उपन्यास, नाटक और निराला तुलसीदास
से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने लगभग चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा और कौन सा कथन सही नहीं है वहां तक आप पहुंच गए होंगे। तो बिल्कुल इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आपके आंसर को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर सही जवाब भी बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो कि सुमेलित वाले पर आधारित है, सुमेलित प्रश्न। तो इसी टाइप से सवाल वर्तमान समय में भी बन रहे हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी या फिर सिलेबस पर आधारित और क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम लोग आधी मंजिल तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन सही है, आपने मिला लिया होगा फट से। चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी मिलान वाला है और यहाँ पर भी आपने जल्दी जल्दी मिलाना शुरू कर दिया होगा, या फिर आपके दिमाग में बन गया होगा। जैसे मैं बोलूंगा क्या बोलूं क्या याद करूं, तुरंत आपके दिमाग में आत्मकथा आ गया होगा। इसका मतलब है कि जब आ रहा है तो सारी चीजें आप धीरे धीरे मिला ले रहे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न भी सुमेलित वाला से रिलेटेड है और यहाँ पर भी एक तरफ रचना और रचनाकार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हल करते समय क्या होता है कि अगर एक भी ऑप्शन आप मैच कर ले रहे हैं तो फिर कई बार सीधे सीधे मैचिंग हो जाता है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि ज्यादा फंसाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आप लोगों ने मिला लिया। चलते हैं आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा सवाल पूछ लिया गया कि तीसरा सप्तक से रिलेटेड कौन है। तो रघुवीर सहाय इत्यादि जो हैं आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि नाम इसमें से तीन जो दिए गए हैं तीनों किसी न किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया कि तीसरा सप्तक से कौन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि समकालीन महिला रचनाकारों से संबंधित ये सवाल पूछ लिया गया और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, आप देख रहे होंगे जल्दी से कि कौन सुमेलित नहीं है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही मिला लिया कि सब सुमेलित है, लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आ गया। तो इस प्रश्न को हल करते समय अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिए किसी भी परीक्षा के पहले आप जाएंगे तो दिनकर की रचनाओं को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करिए ही, कॉपी पर अलग से नोट कर लीजिए कि किन की रचनाओं को हमें देखना है। तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ये क्रम जो है तीसरा वाला क्रम क्या है, सही है। अब आपको पंत की रचनाओं को भी ध्यान में रखना है, तो अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए कि पंत को भी देख कर जाना है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख रहे होंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में घुमा फिरा कर दिए गए हैं इधर उधर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। आगे बात करें तो अब प्रसाद की रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखकर जाना है। अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हमें याद करना है। अब इसको जब आप देख रहे होंगे जो भी रचनाएं दी गई हैं तो क्रम से कौन सी रचना है कब है। ठीक है, तो इसको जब आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब तक जा रहे हैं, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है जो कि अज्ञेय की रचनाओं से रिलेटेड है। तो अब अपने नोटबुक पर जरूर नोट करिए अज्ञेय की रचनाओं के बारे में। ठीक है, अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, घुमा फिरा कर चार रचनाओं को दिया गया और अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका निशाना बिल्कुल सही जा रहा है कि चौथा ऑप्शन जो है क्या है, सही है यहाँ पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब आ गया ऐसे ही प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से प्रेमचंद की रचनाओं, क्योंकि प्रेमचंद आपके टेक्स्ट में भी हैं और ये आप जब गद्य साहित्य पढ़ेंगे, कहानी उपन्यास पढ़ेंगे, वहां भी आ जाएंगे। तो कैसे हम निश्चित करें कि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। जैसे ही मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ आप लोग ऑप्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़कर सही जवाब बता दिया कि दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जो कि अब व्याकरण से रिलेटेड देखिए आगे यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें शब्द शक्तियों पर आधारित सवाल है। तो इसको देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में शब्द शक्तियां भी लगी हैं। ठीक है, तो उनसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इससे कठिन सवाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे सैंपल पेपर को आपके सामने प्रस्तुत किया है कि अगर इसको आप सॉल्व कर लिए तो सब कुछ सॉल्व कर लिए। देखिए इसका सही जवाब हो गया पहला, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। ये क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं, तो उनको ध्यान में भी रख सकते हैं आप।
अगला प्रश्न जो है वो अलंकारों पर आधारित है, और जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, प्रिंट आउट करके रखे होंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें भी अलंकारों को पढ़ना है, खासतौर से टीजीटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका क्वेश्चन नंबर 73 को आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, और अलंकार भी अपने दिमाग में लाना शुरू कर दिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और अलंकार पर तो काफी मैंने मेहनत करके आप लोगों को समझाया था, और सही जवाब तक आप लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न है जो कि अलंकार और उदाहरण से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से, तो ये मानकर चलिए कि आपका आज का लेक्चर देखना एक तरीके से सफल हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अलंकारों को देख लिया, और इसमें बताना है सुमेलित नहीं है, भ्रांतिमान, श्लेष, उदाहरण और व्यतिरेक 4 अलंकार दिए गए, उनके उदाहरण भी दिए गए। तो यहाँ पर सुमेलित वाला कौन सा नहीं है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चों ने इसको कर भी दिया होगा। देखिए, आपको छंद भी पढ़ना है, तो छंद से संबंधित यहाँ पर सवाल आ गया और पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ज्यादातर आप देख रहे हैं कि नहीं वाला आ रहा है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन को भी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे आप, और उसके हिसाब से आप सही आंसर तक भी जा रहे होंगे। और बिल्कुल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कथन सही नहीं है, वो हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, नीचे में क्वेश्चन नंबर 76 है। आप देख रहे हैं कि हरि गीति का छंद से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस में आपके कहीं इंडिकेट नहीं किया गया कि टेक्स्ट से कितने परसेंटेज सवाल आएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास से कितना आएगा। बस ऊपर लिख दिया गया कि गहन जानकारी होनी चाहिए। अगर टीजीटी दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का, पीजीटी दे रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, और किताबों का नाम बता दिया गया। ठीक है, इसी बीच आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और ऑप्शन भी पढ़ लिया होगा, और सही सवाल का आंसर देकर आप बैठे भी होंगे। बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, काव्य गुण से संबंधित प्रश्न आ गया और पूछा गया कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे कौन सा गलत है। ठीक, तो पढ़िए, फिर इसके बाद सही जवाब मैं बता दूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा कथन गलत है। आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी है, गुणों की संख्या 8 मानी है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर वो रसों की संख्या बल्कि 8 माने हैं, गुणों की संख्या तो वो 10 के आसपास में माने, 10 दोष और 10 गुण। ठीक है, तो ये देखिए, यही सब चमत्कृत कर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान में रखिए। जो बच्चे अभी तक 77 नंबर क्वेश्चन तक मेरे साथ चल रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर केबीएस टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में जो भी लोग रहते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे चलते रहिए, और चीज़ों को, अगर कोई टीचर मन से बता रहा है तो चीज़ों को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 को भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, और कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में भी विचार करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जब आप विचार कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन जो है क्या है, सही नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब क्या है, सही है। 79 क्वेश्चन को देखें, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो क्योंकि रस इत्यादि से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इनको पढ़ते जाइए। कई बार क्या होता है कि इधर उधर की चीजें जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक बार तो रिवीजन होता है और मानसिक माथापच्ची भी होती है। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, पहला नंबर का है कि प्रलय सात्विक से तात्पर्य शरीर का कंपायमान होना, ये क्या हो गया, गलत है। बाकी और जितने भी दिए गए सब सही है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। तो इसको तो आप लोगों ने लगातार पढ़ा है। अब कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि काव्य शास्त्र का कहीं जिक्र किया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए, जब स्नातक में थे आप, ग्रेजुएशन में थे, तो वहां पर काव्य शास्त्र था कि नहीं। तो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए काव्य शास्त्र की, उसको जरूर ध्यान में रखिए। जो बच्चे अभी 80 नंबर क्वेश्चन तक मेरे साथ होंगे, उनको मैं शाबाशी देता हूँ कि वो और अच्छे से मेहनत करें, उनका चयन तय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भट्टलोलट। अब यहाँ पर काव्यम यशसे अर्थ तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा किसका है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही जवाब तक पहुंचे, बिल्कुल सही जवाब, इसको रुकने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न है, रस से रिलेटेड ही है, और पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और तुरंत सही जगह तक पहुंचे होंगे कि कौन सा इसमें कथन है जो कि सही नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि जो करुण रस का उल्लेख किया गया वो नाट्य शास्त्र में नहीं है। क्या है ना? ठीक है। तो इस तरीके से कथन क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी बाकी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जैसे ही मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा कि रमणीयता प्रतिपादक, तुरंत आपको बिना देखने की जरूरत है, बस सही लगाने की जरूरत है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि विषयक गलत कथन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्वनि से रिलेटेड बहुत ही कठिन बनाया गया है। हो सकता है कि आनंदवर्धन इत्यादि से ही रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि स्नातक स्तर के हल्के फुल्के जो भी आपने पढ़ाई की है उसका तो रोल रहेगा इसमें। ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पता नहीं चल रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं या फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वहां से लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको ये आज का प्रयोग मेरा अच्छा भी लग रहा होगा कि नहीं, हमारी भी सहभागिता जरूरी है। पता चला मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ और आप सही आंसर तक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और इसके बाद आप तुरंत यहाँ पर सही जवाब तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल इसका जो सही जवाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरीके से ये मानकर चलिए कि आज हम लोग दोनों लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो मान कहा गया है कि कुंतक वक्रोक्ति के यहाँ पर 8 माने हैं, जबकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना? बाकी चीजें क्या है? सही है। अब फिर आ गया रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से रिलेटेड सवाल और इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसको पढ़िए, अब मैं समय भी दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो जितना इसने ऐसे जुड़कर पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह से दूर रहकर पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी तो किसी उद्देश्य से आप लोगों से जुड़ा हूँ। न मुझे व्यूज की बहुत चिंता है, न मुझे बहुत पैसे की चिंता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे आप लोगों से जुड़कर एक संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ। इसी बीच आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सही जवाब क्या हो गया? पहला। ठीक है। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टलोलट नहीं थे, बल्कि भट्टनायक थे। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न जो कि आपके देखिए पत्र लेखन से रिलेटेड आ गया यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि अर्धशासकीय पत्र, जो विद्यार्थी ये मानकर चल रहे होंगे कि मैं उनको पका रहा हूँ और उनको मैं गलत दिशा में ले जा रहा हूँ, अब वो पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी 120 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे होंगे और लगातार मेरे कथनानुसार बातों को मानते हुए प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन पढ़ रहे होंगे और सही क्वेश्चन तक भी पहुंच रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे होंगे और मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अगर 120वें नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिए। ठीक है। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? कि सही नहीं है। लिखा गया कि पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जबकि आप पत्र लिखते लिखते इतने बड़े हो गए होंगे और लिखते होंगे कि आप भवदीय तो जरूर लिखते हैं। ठीक है। और बाकी सारी चीजें क्या है? सही है। तो इनको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया गया है थोड़ा सा। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे कि अगर कोई सूचना देना हो तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब हो गया परिपत्र द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 का तीसरा। आगे बात करें तो आप देख रहे हैं कि व्याकरण संबंधित सवाल आने लगे यहाँ पर और शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम क्या हो सकता है, विकल्प में हमें बताना है। और देख रहे हैं कि सभी शब्द अ, एक ही टाइप से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर आप शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया, ये क्या है? सही क्रम है कि पहले पूर्ण आएगा, फिर ऋषि आएगा, फिर ग्रीष्म आएगा, फिर ज्ञान आएगा, इस टाइप से। अब संधि, क्योंकि संधि भी आपको पढ़ना है, तो जैसे ही संधि मैं बोल रहा हूँ, देखिए आज के इस सैंपल पेपर में आप देख रहे होंगे कि हर एंगल से यहाँ पर आपको सवाल मिले हैं। ठीक है। जितना भी सिलेबस में आपको सवाल लगा हुआ है हर एंगल से, तो यहाँ पर पूछा गया कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो आपने देखा होगा और ऑप्शन पढ़े होंगे, सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। यहाँ पर जो है क्या हो गया? ये वाला गलत है। बिल्कुल आप सही जगह पहुंच गए। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही पूछा गया कि संधि सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं है संधि का, जिसको आप पढ़ रहे हैं और सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
और बिल्कुल सही प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, सही नहीं है। ठीक है, तत्जन्य, यहाँ पर तत्जन्य जो और बाकी जितने आप देख रहे हैं क्या है, सब सही है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये गलत है। अगला जो प्रश्न है वो भी समास से संबंधित आ गया, क्योंकि समास भी आपको पढ़ना है। और पूछा गया कि कौन सा विग्रह सही नहीं है। तो जब आप इसको देख रहे होंगे तो सही विग्रह तक जा रहे होंगे कि कौन सा सही विग्रह नहीं है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, तो काव्य निपुण दिया है, काव्य में निपुण, राष्ट्र की भक्ति, देश का भक्त, श्रम से साध्य। इसमें जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सामासिक पद कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। और 4 ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन को जल्दी जल्दी आप पढ़िए, फिर इसके बाद हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा कि कौन सा पद गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, जीवन पर्यंत, आजन्म नहीं बल्कि आजीवन यहाँ पर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है उपसर्ग से रिलेटेड, उपसर्ग भी आपको पढ़ना है। तो आपने देखा तुरंत कि किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, वो हमें बताना है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यय से सवाल आगे, यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है, इन प्रत्यय किस में लगा हुआ है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को आपने देखना शुरू कर दिया होगा और लगभग आपने पढ़ भी लिया होगा कि कौन कौन से ऑप्शन है और किस में इन प्रत्यय लगा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये मेरा आज का प्रयोग आप सभी को कैसा लग रहा है। फिर से प्रत्यय का सवाल आ गया और पूछा गया कौन सा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है, एरा प्रत्यय नहीं है। तो 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों को आप देखिए किसमें इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो चौथा हो गया। अगला प्रश्न है, उपसर्ग पूछा गया कि किस शब्द में, देखिए सवाल पूछा गया कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो भी दिए गए हैं चारों शब्द, उसमें आप देख रहे हैं कि किस में 2 से अधिक हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है जो कि अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंधित पूछा जा रहा है कि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को आप देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया वो पहला। ये पृथ्वी जो दिया गया वो इससे नहीं रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विलोमक का युग्म दिया गया है कि कौन किसका विलोम है और किसका नहीं है। तो जल्दी से आप देख रहे होंगे, इसको पढ़ लिए होंगे, सही बता दिया यहाँ पर पहला ऑप्शन। और फिर आगे उसी टाइप से सवाल है कि विलोम युग्म सही है, पहले में पूछा नहीं, इसमें पूछा सही। तो ऐसे प्रश्न कैसे घुमा घुमा कर आते हैं, आप देख रहे हैं। विलोम भी आपको सिलेबस में पढ़ना है, इसी बीच आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप सही तक पहुंचे, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही है। फिर अगला प्रश्न है, पूछा गया कि शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए और सुमेलित हमें बताना है कि कौन किससे है। थोड़ा सा इसमें वक्त लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, तो 134वां का जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया कि जो यहाँ पर कटिबद्ध और कटिबंध और कटिबद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर जो अर्थ है इसका सही नहीं है। ठीक है, और बाकी क्या है, सही है। कटिबंध मतलब तैयार तो नहीं होता है, कटिबद्ध मतलब कमरबंद हो सकता है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द हमें बताना है, कौन सा नहीं प्रयोग हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी इसको पढ़िए। कई बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत मैं फास्ट बोल रहा हूँ जल्दी पढ़ने के लिए, एग्जाम हॉल में रहते तो और दिमाग लगा कर इसको पढ़ते।
ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पर समय की पाबंदी भी है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा, और जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पर पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। परस्पर, जैसे पहले तो शब्द देकर पूछ लिया जाता था पर्यायवाची, लेकिन अब देख रहे हैं कैसे पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची नहीं है सभी शब्द, कुछ कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं इसमें। तो जो तीसरा ऑप्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी शब्द इसमें पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सही शब्द शुद्ध है? वर्तनी के दृष्टिकोण से कुछ बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं कि वर्तनी पर भी बनाइए, तो इस पर वीडियोज आएगी जल्दी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप पूर्व ज्ञान के आधार पर इसको सही बता सकते हैं कि इसमें क्या आंसर इसका सही होगा। तो आपने देखा और तुरंत आपके दिमाग में आया कि चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसमें ये शुद्ध हो सकता है। ठीक है, कई जगह दंपत्ति पे बच्चे छोटी की मात्रा भी लगा देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कि अन्यों के मुकाबले, तो यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जहाँ मोटे मोटे अक्षर लिखे रहते हैं, अक्सर वो अशुद्ध लिखे रहते हैं, इसलिए दिमाग में हमेशा वही शब्द घूमते रहते हैं कि हमने तो ऐसा देखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है। बाकी ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्य शुद्ध पूछा गया है। क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे, पढ़िए, फिर इसके बाद मैं इसका सही जवाब इंडिकेट कर दूंगा। का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, अब फिर से अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो आपको चैप्टर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है। मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, और इसको आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीसरा और चौथा। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया तीसरा ऑप्शन। कहा जा रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी तो आप अपने दिमाग में इनको रख लीजिए कि इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अगर अभिव्यक्ति और माध्यम बुक पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि अगर सवाल आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वहाँ। आगे बात करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें दोनों हैं? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब तक पहुंचे आप, कि ऑप्शन तीसरा जो है उसमें निष्कासित निष्कासित शब्द जो है जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में भी लगाया गया है कि अवबोधन पाठ क्षमता पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें पद्यांश और गद्यांश वाले भी रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश और गद्यांश वाले सवाल दे दिए गए हैं, तो अब इसको बहुत जल्दीबाजी में तो नहीं सॉल्व कर सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा एक से अधिक बार। ठीक है, एक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा, इसमें समय भी लगता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो इस इस इन पंक्तियों को आप ध्यान में रख रहे होंगे, और इनके आधार पर दो तीन क्वेश्चन है। पूछा गया कि पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है। ठीक है, तो पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है, जैसे पंक्ति को ठीक से पढ़ेंगे तो कर्मवीरों का किया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग के लिए पंक्तियां काफी प्रेरित करने वाली हैं। ठीक है ना। अब पूछा गया कि असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है, तो ऊपर ही बता दिया कि असंभव बार बार कायर लोग कहते हैं। अब अब तक जो विद्यार्थी 142 नंबर क्वेश्चन तक आए होंगे उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, कर्मवीर है। अगला प्रश्न है कि किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? इस विशेषता के बिना, वो पंक्तियों पर आधारित ही सवाल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि धन संपदा।
कि बिना जीवन क्या होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। और बाकी ऑप्शन क्या है, सही है। अब इसी तरीके से दे दिया गया है यहाँ पर गद्यावतरण, और इस पे गद्यावतरण पर रिलेटेड भी दो तीन सवाल हो गए। गद्य दे दिया गया, जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती है, समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, देश की परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित की जाती है। अब अच्छा, ऐसे आप पूरा पढ़ रहे होंगे, पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि कठिन होते हैं। अब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अभिहित की जाती है मतलब जानी जाती है, ठीक है, या फिर के नाम से पुकारी जाती है, या फिर इसको माना गया है, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया। अब इसके आधार पर अब सवाल पूछ लिया गया कि किस चीज का उल्लेख नहीं हुआ है। तो जब तक इस आप गद्यांश को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तब तक अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, एक से अधिक बार पढ़ना है। तो जब आप एग्जाम में रहते हैं तो कई बार इसको घुमा फिरा कर आप पढ़ते हैं, सवाल सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सही जवाब बता दे रहा हूँ कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, वो है समृद्ध साहित्यिक परंपरा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अगला जो है, इसी में पूछा गया कि किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कहा गया है। तो जब आप पूरा अवतरण पढ़ेंगे तो इसमें जो चौथा है कि लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान समय में मैंने एक चीज फेस किया है कि जब भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हालांकि जितने लोग भारत में वो तो हिंदी समझते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदी वाले ही हिंदी का भार लेकर ढो रहे हैं और बाकियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, और ऐसा लगता है कि कुछ देर में अगर आप नहीं बताते हैं तो आप पे हमला भी कर देंगे। लेकिन दायित्व तो सबका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सोशल साइंसेज के हैं, साइंस के हैं, या फिर अन्य विषयों के, उनको हिंदी से नहीं रिलेट मतलब है कोई। तो कई बार ये फेस करने को मिलता है। हो सकता है कि आप लोगों को भी ये कभी कभी ऐसा देखने में आया होगा। चलिए, अगला प्रश्न इसमें जो है कि राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे तो हो गया ये, उसकी साहित्यिक धरोहर अत्यंत समृद्ध होती है। एक तरीके से दो राग दिया गया है यहाँ पर। अब अगला जो है, यहाँ पर भी अंत में पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, एक पंक्ति देकर, और पूछा गया कि संकलित दोहे के आधार पर चतुर चित्रकार किसको कहा गया है। तो आप पंक्ति जरूर अपने ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख लिए होंगे। इसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। जो भी बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 147 तक हैं, उनको मतलब मैं एक तरीके से सलाम पेश करता हूँ कि वो निश्चित तौर पर, इस बार तो निश्चित तौर पर उनका चयन होना तय है, ठीक है। तो बातों ही बातों में आपने इसको पढ़ लिया। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं है। तो ये पंक्तियां, इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे कठिन पेपर क्या हो सकता है। और आखिर में अगर आप पढ़े होंगे, मेरा शॉर्ट नोट्स देखे होंगे, तो ये आ गया होगा कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति रही है। आपको याद आ गया होगा कि किस पुस्तक में है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये आरोह भाग 2 में संकलित है, ठीक है। और यहाँ पर बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, और इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे होंगे, वो अब जान जाएंगे कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है अगर एनसीईआरटी की किताबों पर बेस्ड सवाल आता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया इन पंक्तियों के माध्यम से यही है कि जटिल शब्द प्रयोग से सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। और एक चीज आप बता सकते हैं कि शायद ये पंक्ति कुंवर नारायण की है। अगर आप किसी को मालूम हो तो जरूर एक बार कमेंट्स कीजिएगा। जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, ये कुंवर नारायण की ही पंक्तियां हैं शायद, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वो एक तरीके से ये भी पाठ पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे पाठों को आधारित कर करके,
सवाल पूछे जाएंगे, पुस्तकों का भी नाम बीच-बीच में रहेगा और इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। हालाँकि हमने तो कुल 150 क्वेश्चन पे आपसे चर्चा की, लेकिन आपके कुल रहेंगे 100 सवाल। तो उम्मीद है कि आज का ये सैंपल पेपर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और क्योंकि आपका भी समय कीमती है, हमने बहुत प्रयास किया कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को आपको बता दूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।